नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जिसमें हम सभी लोग पूर्व में पूछे गए 100 प्रश्नों की श्रृंखला को आज देखने वाले हैं। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये मॉडल पेपर आपकी आने वाली भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित होगा। काफ़ी सारे प्रश्न आपको आपके आने वाले एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहले है, अपभ्रंश भाषा का काल है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, 500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व। तो अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? 500 से 1000 ईस्वी तक। अगला है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राचट, खस। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर अगला है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से होता है? 1500 ईस्वी, 500 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1000 ईस्वी। तो हिंदी भाषा का आरंभ कब से होता है? 1000 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं जगनिक, अबुल फजल, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो। तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान जी की। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं पुष्पदंत, सरेपा, शालिभद्र सूर्यमुंज। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि सरेपा जी हैं। पाहुड़ दोहा कृति है धनपाल, हेमचंद, राम सिंह, पुष्पदंत। तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह जी की। हंस जवाहिर के रचयिता हैं शेख नबी, जायसी, कासिम शाह, उस्मान। तो हंस जवाहिर की रचयिता कौन है? आपका जवाब होगा विकल्प सी, कासिम शाह। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? आपको बताना है। राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ, सदल मिश्र, नासकेतोपाख्यान, मुंशी सदा सुखलाल, रानी केतकी की कहानी, लल्लूलाल प्रेम सागर। इस प्रश्न में होना चाहिए कौन सा सुमेलित यानी नहीं है। तब आपका जो है आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। और राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ है, नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। अगला है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है रामायण, रामचंद्रिका, पौमचर्यु, महापुराण। तो अपभ्रंश भाषा में रचित रामचरित्र में से कौन सा है? तो आपका उत्तर है विकल्प सी, पौमचर्यु। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है, कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो कीर्तिलता किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? अवहट्ट का। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू, हेमचंद्र, रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू जी। सत्यवती कथा के रचनाकार हैं उस्मान, ईश्वरदास, रंजन, मंझन। सत्यवती कथा ये किसकी रचना है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, ईश्वरदास की। फिर अगला है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कौन सी रचना किसकी है? तो पद्मावत किसकी है? जायसी की है, मधुमालती मंझन की है, चंदन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतवन की है। यानी विकल्प पे आपका इसमें कूट उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विद्यापत कीर्तिलता की है, शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, और वर्ण रत्नाकर ये दामोदर शर्मा की नहीं है। किसकी है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर अगला है, अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर, ब्राचट किसने दिए हैं? हेमचंद्र, विद्यापति, लक्ष्मीधर, मार्कंडेय। तो अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर और ब्राचट ये किसने भेद बताए हैं अपभ्रंश के? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, मार्कंडेय। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जो है सुमेलित करना है, यानी अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप है और विकसित होने वाली उसकी भाषाएं, बोलियां हैं, ये आपको बताना है।
तो सौरसेनीय भ्रंश से ब्रजभाषा, मागधीय भ्रंश से मैथिली, अर्धमागधीय भ्रंश से अवधी और पैशाचीय भ्रंश से पंजाबी निकली है। ये आपका जो है सही मिलान कर दिया गया है। और कूट कौन सा सही होगा? विकल्प सी उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें क्या है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। भाषा के विकास क्रम को आपको बताना है, सही कौन सा होगा। तो सही क्रम कौन सा है भाषा के विकास का? विकल्प ए, यानी पहले संस्कृत, उससे पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश विकसित होती है। फिर अगला है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। पुस्तक के लेखक हैं भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पाली भाषा का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्राचड़। तो पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या जाएगा? मागधी। अगला है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? ब्राचड़, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद की है? ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, चित्रावली, अनुराग बांसुरी। तो नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है? आपकी उत्तर हो जाएगा अनुराग बांसुरी, यानी विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है रचना काल के आरोही क्रम में आपको लगाना है रचनाओं को। 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा सही क्रम होगा? तो कौन सा क्रम इसमें सही होगा? आपका जवाब आना जाएगा विकल्प बी, यानी पहले चांदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती का रचना काल है। अगला है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? का अघोष महाप्राण। तो ये क्या है? आपका सही है। घास अघोष महाप्राण, ये भी सही है। दास अघोष अल्पप्राण, गलत कौन सा है? खा, ये जो है अघोष महाप्राण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है। सूरदास का जन्म काल है 1378, 1478, 1578, 1678। तो सूरदास का जन्म काल क्या है? जवाब होगा 1478। अगला है कौन सा उपन्यास सूरदास की जीवनी पर आधारित है? परती, परिकथा, मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और विष। तो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास है खंजन नयन। आगे आपका प्रश्न है आरोही क्रम में लगाना है इन कवियों को। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इनका आरोही क्रम क्या होगा? तो पहले कौन आएगा इसमें? कबीरदास आएंगे, फिर दादू दयाल, फिर मलुकदास, फिर सुंदरदास, यानी ए आपका आंसर है। अगला है बरवय रामायण के रचयिता हैं रहीमदास, नंददास, तुलसीदास, सूरदास। बरवय रामायण ये रचना किसकी है? तो आपका उत्तर होगा यानी कि रहीमदास की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असत्य कथन को बताइए, कौन सा सही नहीं है? कवित्र रत्नाकर, तो ये सेनापति की रचना है, सही है। ललित ललाम मतिराम की रचना, सही है। सुजान चरित्र की रचयिता सूदन है, सही है। गलत क्या है? विकल्प सी व्यंग्यार्थ कौमुदी, ये जो है रचना भूषण की नहीं है। किसकी है आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न है राम प्रसाद निरंजनी की कृति है लाल चंद्रिका, 252 वैष्णवन की वार्ता, भाषा योग वशिष्ठ, गहन महात्म्य। तो राम प्रसाद निरंजनी जी की कृति इनमें से कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। फिर अगला है ला किस प्रकार का व्यंजन माना जाएगा इनमें से? ऊष्म, दंते, अंतस्थ, तालव्य। तो ला ये आपका जो है किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये अंतस्थ श्रेणी में आएगा। अगला है मोई, तो, अको, तुमाओ सर्वनाम किस बोली के हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली। मोई, तो, अको, तुमाओ सर्वनाम ये जो हैं किस बोली के हैं? तो ये बुंदेली बोली के सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। व्यंजन है और व्यंजन के प्रकार आपको मिलाना है, कौन किस में आएगा? तो ता, था, दाधा किस में आता है? दंत में आ जाएगा। फिर है चा, छा, जा, झा, ये किस में आता है? तो ये ताल में आ जाएगा आपका। और शा किस में आ जाएगा? विष में। घा किस में आ जाएगा? कंठ में। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है। कूट कौन सा सही होगा? विकल्प भी उत्तर होगा आपका। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
पद्मावत का रचना काल है 1540, 1556, 1460, 1680। पद्मावत का रचना काल क्या होगा? विकल्प ए 1540। अगला है तुलसीदास का जीवन काल क्या है? 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है तुलसीदास का जीवन काल क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी यानी 1532 से 1623 तुलसीदास का जीवन काल प्रामाणिक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अवध विलास कृति के लेखक हैं तुलसीदास, केशवदास, लालदास, ईश्वरदास। अवध विलास ये रचना किसकी है? तो ये लालदास की पुस्तक है। अगला है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया किस कवि के बारे में कहा जाता है? कृष्णदास, नंददास, सूरदास, गोविंद स्वामी। तो और कवि गढ़िया नंददास जड़िया ये किसके बारे में कहा जाता है? तो उत्तर होगा विकल्प बी नंददास के बारे में। अगला प्रश्न है, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, कृष्णदास, दामो। तो नरसी जी का मायरा ये जो है मीराबाई की रचना है। फिर है रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं विट्ठलदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, नंददास। रास पंचाध्यायी रचना किसकी है? नंददास जी की। फिर अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी यानी कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या इसमें जायसी कृत पद्मावत की भाषा है? ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ी बोली। तो आप सब जानते हो जायसी के पद्मावत की भाषा कौन सी है? विकल्प बी यानी अवधी भाषा। फिर अगला है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है मेरठी, कौरवी, हड़ौती, नागंज। तो खड़ी बोली का एक दूसरा नाम क्या है? कौरवी। फिर है, पौमचर्यु के रचनाकार हैं, बताना है किसकी रचना है? पौमचर्यु। पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामरमुन, धनपाल। तो पौमचर्यु ये रचना किसकी है? आपका जवाब होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प बी स्वयंभू। फिर अगला है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू, कनकामर मुनि। भविष्यत कहा रचना किसकी है? धनपाल जी की। अगला प्रश्न आपके सामने है, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? बताना है आपको खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? उदय नारा, सुनीत कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव। तो खड़ी बोली को हिंदुस्तानी किसने कहा है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी सुनीत कुमार चटर्जी जी ने। अगला है, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है अपभ्रंश, अवहट्ट, पाली, प्राकृत। तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था इनमें से कौन सी है? आपका जवाब होगा अपभ्रंश। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये क्रम है, तो तीसरी में कौन सी आएगी? अपभ्रंश। फिर अगला है प्रश्न आपके सामने, करकंड चरित के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, कनकामरमुन, स्वयंभू। करकंड चरित ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी कनकामर मुनि। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कीजिए कवि हैं और उनकी रचनाओं के साथ में आपको मिलान करना है। तो अनुराग बांसुरी किसकी है? नूर मोहम्मद की। यूसुफ जुलेखा किसकी है? निसार कवि की। चित्रावली किसकी है? उस्मान कवि की। और कनकावली किसकी है? जान कवि की। यह आपका सही मिलान हो गया है। और कूट कौन सा सही है? विकल्प ए इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ। तो पा, फा, बा, भा, मा किस में आते हैं? दंत में आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो इनमें से कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली? तो आपका उत्तर कौन सा होगा इस प्रश्न का? विकल्प डी बघेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सब जो है इसमें आती है बिहारी हिंदी की बोलियों में। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार रचना किसकी है? देवसेन, विद्यापति, रोड़ा, लक्ष्मीधर। श्रावकाचार्य रचना किसकी है? आपका जवाब हो विकल्प ए देवसेन की। फिर अगला है, अवधि के प्रथम हिंदू कवि हैं भीम कवि, मधुसूदन, तुलसीदास, जायसी। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है। अवधि के प्रथम हिंदू कवि किसको माना जाता है? भीम कवि को, यानी विकल्प ए आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जानत है वो सृजनहारा के रचयिता हैं नूर मोहम्मद, तुलसीदास, सूरदास, उस्मान। तो जानत है वो सृजनहारा ये
पंक्ति किसकी है? आपका जवाब होगा विकल्प ए, नूर मोहम्मद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अमीय मूर्य में चूरन चारू पंक्ति है, तुलसीदास, उस्मान, सूरदास, नूर मोहम्मद। तो अमीय मूर्य में चूरन चारू ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास के रामचरितमानस से ली गई है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत किसका महत्वपूर्ण अंश है? बताना है आपको। सूरसागर, रत्नावली, दोहावली, कवितावली। तो भ्रमर गीत ये क्या है? सूरसागर का महत्वपूर्ण अंश है। फिर अगला प्रश्न है, हित 84 किसकी रचना है? हित हरिवंश, मीराबाई, नंददास, उस्मान। हित 84 रचना किसकी है? गोस्वामी हित हरिवंश जी की। अगला प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार कौन है? श्री भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, देव, तुलसीदास। युगल शतक की रचना किसकी है विद्यार्थियों? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, श्री भट्ट जी की। अगला प्रश्न है, मीराबाई किस भाषा से जुड़ी कवित्री रही हैं? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बघेली। तो मीराबाई किस भाषा से जुड़ी कवित्री रही हैं? आपका जवाब होगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, कृति है फेर मिलिबो के रचनाकार कौन है? फेर मिलिबो अनूप शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, राय कृष्णदास, तुलसीदास। कृति है फेर मिलिबो और इसके रचनाकार कौन है? विकल्प ए यानी अनूप शर्मा की रचना है फेर मिलिबो। फिर है वीर सतसई कृति है वियोगी हर, तुलसीदास, नंददास, रसखान। तो वीर सतसई ये रचना किसकी है? वियोगी हर जी की। फिर अगला प्रश्न है, वे स्वप्निल रतियाँ मधुर वे बतियाँ चुपचाप हुई विलीन ही में बनी आज बिछोह विलाप। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंददास, तुलसीदास, बिहारी। वे स्वप्निल रतियाँ मधुर वे बतियाँ चुपचाप हुई विलीन ही में बनी आज बिछोह विलाप। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। फिर अगला है, देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियाँ हैं 14, 11, 13, 12। देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, 11 स्वर माने गए हैं। अगला प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर ये सब किस में आते हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य छांटिए। टा मूर्धन्य वर्ग का व्यंजन है, ये तो पूरी तरीके से सही है। फिर जा मूल व्यंजन है, ये भी सही है। फिर है छा मूल व्यंजन नहीं है, ये बात भी सही है, छा मूल व्यंजन नहीं है। देवनागरी लिपि में 13 स्वर ध्वनियाँ हैं, यही गलत है। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं? 11 हैं, ये गलत है, 11 स्वर ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, यदि तुम आते तो मैं तुम्हें जरूर बताता का काल कौन सा होगा? पूर्णभूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, हेतु हेतुमद भूत। तो यदि तुम आते तो मैं बताता, यहाँ पर कौन सा काल माना जाएगा? इस प्रश्न में आपका उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि हेतु हेतुमद भूत है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्विगुण व्यंजन इनमें से कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है कौन सा इसमें द्विगुण व्यंजन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प जो द्विगुण व्यंजन का है बी, ये डा जो इस प्रकार से ढा लिखा गया ये आपका माना जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित बोलियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम संयोजन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम का संयोजन इसमें लगाना है। तो कौन सा सही जवाब होगा? विकल्प बी, पहले बांगरू, फिर बुंदेली, फिर मालवी, उसके बाद में मैथिली आएगी। अगला है, संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको बताना है संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपका जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी में, यानी भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343। अगर ये नहीं होता विकल्प में तब तो आपका विकल्प 1 सही हो जाता, लेकिन ये जब दिया गया है भाग 17 अध्याय 1 अनुच्छेद 343 तो यही ज़्यादा सही उत्तर होगा आपके सामने। फिर अगला है, हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी काम किस भाषा में होता है? उर्दू, बंगाली, पंजाबी, अंग्रेजी। तो हिंदी के अतिरिक्त भारत में सरकारी कामकाज किस भाषा में होता? अंग्रेजी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं?
15 सितंबर, 14 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर। तो हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी यानी 14 सितंबर को। फिर अगला है राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 344, 345, 346, 347। अच्छा प्रश्न आपके सामने है। राजभाषा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा का आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, पत्रिकाएं हैं और उनके संपादकों को आपको मिलान करना है। तो सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंदु के जयशंकर प्रसाद, कविवचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है इस प्रश्न का और विकल्प ए कूट आपका उत्तर सही माना जाएगा। फिर अगला है असत्य कथन का चयन कीजिए। देखते हैं हम लोग कौन सा असत्य है। प्रताप कानपुर से प्रकाशित होती थी, ये सही है प्रताप पत्रिका। फिर है पंजाब केसरी लाहौर से प्रकाशित होती थी, ये भी जो है सही है। उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित होती थी पत्रिका, ये भी सही। हिंदी प्रदीप ये जो है प्रयागराज से प्रकाशित होती थी, ना कि लखनऊ से यहाँ दिया गया, इसलिए ये गलत है। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910, 1915, 1918, 1920। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब होती है? 1910 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1828, 1928, 1898, 1882। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? उत्तर होगा विकल्प 1828 में। फिर है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई? 1945, 1946, 1947, 1948। महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे की स्थापना कब हुई है? 1945 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन चुनिए, बताना है कौन सा इनमें से असत्य है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, ये भी सही है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ये भी सही है। गलत क्या है? विकल्प बी रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की है। किसने की है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, बघेली। तो 252 वैष्णवन की वार्ता ये जो ग्रंथ है इसकी भाषा कैसी है? ब्रजभाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, कृतियां हैं और उनके रचनाकारों को आपको मिलान करना है। तो प्रेम सागर लल्लू लाल की है, सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है, भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की है, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी की है। ये तो आपका सही मिलान कर दिया गया है और उत्तर कौन सा सही होगा? आपका विकल्प है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में है? एटा, मथुरा, मैनपुरी, आगरा। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए यानी एटा में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियमानुसार का वर्ग में कौन सा राज्य नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो जो पंजाब है आपका ये का वर्ग में नहीं आएगा। भाषा के अनुसार जो है राज्यों को बांटा गया है 3 भागों में, का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। का वर्ग में हिंदी भाषी और खा वर्ग में जहाँ कम हिंदी बोली जाती है और गा वर्ग में जहाँ पर हिंदी नहीं के बराबर यानी बहुत कम बोली जाती है सूक्ष्म मात्रा में। फिर अगला है, निम्न में कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। तो इनमें से कौन सा नहीं है हिंदी भाषी राज्य? आपका जवाब होगा विकल्प ए पंजाब। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य वर्णों की संख्या है 2, 3, 4, 5। मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है? आपका जवाब होगा विकल्प डी यानी कि 5 है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस बोली में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है? बांगरू, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी। तो द्वित्व वर्णों की प्रधानता किसमें है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी ब्रजभाषा में द्वित्व वर्णों की प्रधानता है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है,
दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं को मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखो। पंक्ति किसकी है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, भारतेंदु, धर्मवीर भारती। तो ये पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्री प्रवास व वनवास की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, बंगाली। तो अयोध्या प्रसाद यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना प्री प्रवास है, वैदेही वनवास है, उसकी भाषा कैसी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए यानी कि खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800, 1801, 1802, 1805। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इनमें से कौन सा माना गया है? कामायनी, पल्लव, दीपशिखा, अनामिका। तो छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? आपका जवाब होगा विकल्प ए कामायनी। फिर अगला प्रश्न है, सत्यामृत प्रवाह के लेखक हैं? श्रद्धाराम फुल्लोरी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, शंकर प्रसाद। सत्यामृत प्रवाह ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए श्रद्धाराम फिल्लोरी जी की। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी, पीजीटी 2026 की व अन्य जीआईसी, जीडीसी, भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभदायक साबित होगी। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, कक्षा को आप लोग हाइप अवश्य कीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और आप सभी का प्यार मिलता रहेगा और हम लगातार कक्षाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कराएं। हम मिलते हैं आप सभी को नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।